एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हमारे न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपसे मॉड्यूल नंबर 4 मैंने स्टार्ट कर दिया था, स्लैब्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। वहां पर मैंने आपको कोडल प्रोविजंस मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। कोडल प्रोविजंस में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको उसके बारे में बताया था, परमिसिबल डिफ्लेक्शन के बारे में बताया था और इफेक्टिव लेंथ के बारे में बताया था। जो आपका जो स्पैन का जो इफेक्टिव जो स्पैन होता है उसके बारे में हमने बात की थी। और आपके पास हमने बात किया था डिफ्लेक्शन के बारे में, परमिसिबल डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है आईएस कोड ने जो गिवन है उसके बारे में बताया था। और हमने जो बहुत अच्छे से जो डिस्कस किया था वो क्या था, आपके पास कंट्रोल ऑन डिफ्लेक्शन के बारे में बात किया था। ठीक है, कि उसमें हमने देखा था, बेसिकली हमने रेशियो के बारे में देखा था, स्पैन अपॉन इफेक्टिव लेंथ का जो रेशियो होता है उसके बारे में हमने बात किया था। लेकिन वो किसके बारे में बात किया था, हमने वन वे स्लैब के बारे में बात किया था। ठीक है, बेसिकली आगे मैं आपको बताया था स्लैब कैसे टाइप के होते हैं, आपके पास वन वे स्लैब होता है और टू वे स्लैब होता है। अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं कि टू वे स्लैब के लिए भी होता है, तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करके चलेगा कि मैं जो भी चीजें डिस्कस कर रहा हूं सारी वन वे स्लैब के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आज अपन उसी कोडल प्रोविजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अपन बात करते हैं स्लैब्स के बारे में। तो बेसिकली जो कोडल प्रोविजन था हमारे पास, आईएस कोडल प्रोविजंस के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, कोडल प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे थे। इसी में अगर मैं आगे बताऊं तो जैसे कि आपके पास नंबर 1 आता है आपके पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट इन स्लैब्स। ठीक है, स्लैब में आपके पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए। बेसिकली आपके पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट होता क्या है, जब हम बीम में पढ़े थे तो मैं आपको बताया था एएसटी मिनिमम के बारे में हम बताए थे। वहां पर एएसटी मिनिमम कितना होता है आपके पास, उसके बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है, बेसिकली बीम में मैं आपको ये बताया था कि बीम में आपके पास हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि आपके पास मैंने आपको बताया था कि अगर हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास डक्टिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और हमें एक स्ट्रक्चर हम जो बना रहे हैं, हमें क्या करना है, उसको एज अ डक्टाइल मेंबर हमें क्या करना है, उसको डिजाइन करना है। क्यों डक्टाइल मेंबर क्यों डिजाइन करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डक्टाइल मेंबर रहेगा तो क्या होता है, वहां पर आपके पास पहले क्या मिलता है हमें, प्रायर क्या मिलती है हमें, वहां पे वार्निंग मिलती है। प्रायर वार्निंग किसके लिए मिलती है, प्रायर वार्निंग मिलती है जब आपके पास फेलियर होगा। फेलियर होने से पहले हमें क्या मिलता है, वहां पर प्रायर वार्निंग मिलती है। लेकिन अगर मैं ब्रिटल के बारे में बताऊं, अगर हम कैसा डिजाइन कर रहे हैं उसको एज अ ब्रिटल मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास जो फेलियर होता है वो कैसा होता है, आपके पास सडन फेलियर होता है। तो ये मैं कहां पर डिस्कस किया था आपसे, मैंने मॉड्यूल नंबर 1 में आपसे मैंने डिस्कस किया था। वहां पर मैंने आपको समझाया था अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हम डिजाइन करते हैं या फिर हम ओवर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। तो वहां पर मैंने बात किया था अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, उसको एज अ डक्टाइल मेंबर हम डिजाइन कर रहे हैं। ओवर रीइंफोर्स मतलब एज अ बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको ब्रिटल मटेरियल हम क्या कर रहे हैं वहां पर डिजाइन कर रहे हैं। तो होता क्या है वहां पर, डक्टाइल मटेरियल क्या होगा आपके पास, मतलब फेलियर पहले किस में आएगा, पहले किस में आएगा आपका फेलियर, पहले आपका फेलियर स्टील में आएगा, रीइंफोर्समेंट में आएगा। तो आप देखोगे कि आपके स्ट्रक्चर से स्टील वगैरह क्या हो रहा है, आपके पास बाहर आ जा रहे हैं या फिर कोरोजन वगैरह उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो पहले जो फेलियर होता है वो किसमें होता है, आपके पास स्टील में होता है। तो स्टील में फेलियर होता है मतलब हमें वहां पर स्टील को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन बीम के बारे में जब हमने बात किया था, तो वहां पर हम क्या बताते हैं कि वहां पर क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ द स्नैपिंग ऑफ द स्टील। मतलब वहां पर आपके पास जो स्टील में जो फेलियर होता है वहां पर मिनिमम हमें डक्टिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। इसी कारण हम वहां पर क्या करते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ बीम। ठीक है, तो क्या यहां पर स्लैब में भी हमारे पास सेम पर्पस है क्या, नहीं, स्लैब में हमारे पास दूसरा पर्पस होता है। बेसिकली यहां पर क्या होता है, स्लैब में आपके पास श्रिंकेज और टेम्परेचर क्या होता है, यहां पर क्रैक्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है आपके पास, उसके बारे में हम धीरे धीरे बातें करेंगे जब मैं आपको वन वे स्लैब, टू वे स्लैब वगैरह के बारे में बताऊंगा, तब उसके बारे में आपसे बात करूंगा। बेसिकली स्लैब्स में क्या होता है आपके पास कि आपको वहां पर देखने को मिलता है श्रिंकेज और क्या आ रहे हैं वहां पर टेम्परेचर, जो क्रैक्स आते हैं उसी के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो रीइंफोर्समेंट क्या होती है आपके पास, दैट इज योर मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जब डायग्राम बना के शो करूंगा तब। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट आप जो प्रोवाइड करोगे वो कितना रहेगा आपके पास, दैट विल बी योर 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया किसके लिए, फॉर माइल्ड स्टील के लिए। किसके लिए आपके पास, माइल्ड स्टील के लिए।
सिमिलरली 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया किसके लिए, ये फॉर HYSD बार्स के लिए, ठीक है। HYSD बार्स मतलब कौन से टाइप का बार्स हो गया वो, HYSD बार मतलब कौन से टाइप का बार हो गया वो, आपका FE415 या FE500 वगैरह के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं ग्रॉस एरिया बोल रहा हूं 0.15% ना, मतलब टोटल आपके पास देखिए एरिया काफी ज्यादा रहेगा स्लैब का, ठीक है। बीम के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया जो रहेगा आपके पास स्लैब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्लैब का एरिया काफी ज्यादा रहेगा। अगर मैं इसका स्लैब का 1% ही बोल दूं एरिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं 0.15% लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको गलती से 15% मत कर देना, और ये कितना आपके पास 0.12% है, क्लियर। तो ये किसके लिए था आपके पास, माइल्ड स्टील मतलब Fe250, Fe कौन सा आपके पास 250, HYSD मतलब उससे ज्यादा Fe415 और Fe500, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बताया आपके पास कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कहां पर, स्लैब में, मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन स्लैब is provided to prevent the shrinkage and temperature cracks, ठीक है। जब भी आपके पास क्रैक्स आते हैं स्लैब के अंदर, वो स्लैब्स को आपके वो स्लैब्स को रेजिस्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स बोलते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको मिनिमम रिइंफोर्समेंट के बारे में बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में जब डायग्राम बताऊंगा तब बताऊंगा। तो बेसिकली हम ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट किसके लिए डिजाइन करते हैं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो ये समझ में आपके पास, ये क्या था आपके पास मिनिमम रिइंफोर्समेंट। बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा इतना याद रखिएगा, आपके पास एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, यहां पर आप लिख सकते हैं द मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन स्लैब is less than the minimum reinforcement in beam, ठीक है, द मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन बीम। मैंने बीम के लिए आपको मैंने कोडल प्रोविजंस बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था मिनिमम रिइंफोर्समेंट बीम के लिए कितना होता है। बेसिकली उसकी जो वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू आएगी स्लैब में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम कम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हम ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे पास हमें सेक्शन को कैसा बनाना है, हमें वहां पर अंडर रिइंफोर्स बनाना है, हमें वहां पर कैसा बनाना है सेक्शन को, हमें वहां डक्टाइल सेक्शन बनाना पड़ता है, ताकि फेलियर जो आए वो पहले किसमें आपके पास, पहले आपके पास रिइंफोर्समेंट में, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास हम यहाँ पर जो रिइंफोर्समेंट जो लगा रहे हैं इसका फंक्शन अलग है। रिइंफोर्समेंट हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो स्लैब में आपके पास जो क्रैक्स आएगा किसके कारण, श्रिंकेज और टेम्परेचर के कारण जो क्रैक्स आएगा उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिइंफोर्समेंट की तो बात होगी। सेकेंड अपन बात करते हैं डायमीटर ऑफ बार्स के बारे में, ठीक है। डायमीटर ऑफ मेन बार्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं, ये दोनों मैं आपको डायग्राम में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बस कोडल प्रोविजन है, इसको बस समझ लीजिए। अच्छा यहाँ पे ग्रॉस एरिया की बात करूं तो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल उसका जो विड्थ होगा इनटू टोटल उसका जो डेप्थ होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बी जो होता है, विड्थ जो होता है ना, उसको हम हमेशा 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। जो आपके पास जो विड्थ होता है उसको हम हमेशा किसमें डिजाइन करते हैं, उसको हम 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं। मतलब आपके पास जो विड्थ जो होगा उसको आप कितना ले लेना, उसको आप ले लेना 1000 mm, ठीक है। उसको हम कितना ले लेना 1000 mm। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक जो स्लैब है, और स्लैब की विड्थ तो बहुत ज्यादा होगी ना, स्लैब की विड्थ ऐसा हो नहीं सकता कि स्लैब की विड्थ कम होगी। तो हम क्या करते हैं, जो डिजाइन करते हैं स्लैब को, सिमिलरली फॉर आपके पास जब हम बात करते हैं जैसे कि आपके पास रिटेनिंग वॉल आ गई, जैसे आपके पास फुटिंग आ गया, ठीक है। बेसिकली रिटेनिंग वॉल वगैरह ये सब कैसे हैं, आपके पास लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। तो वहां पर हम पूरे उसकी जो लेंथ है, पूरी उसकी जो विड्थ है, उसके लिए हम डिजाइन नहीं करते हैं। हम बेसिकली किसके लिए डिजाइन करते हैं, उसकी हम 1 मीटर विड्थ के लिए हम उसको डिजाइन कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे वो 1-1 मीटर आपके पास होते रहेगा, सेम नंबर ऑफ जितना आपने रिइंफोर्समेंट आप उस 1 मीटर के लिए लगाए हो, सेम उतना ही रिइंफोर्समेंट आपको क्या करना है, नेक्स्ट 1 मीटर के लिए लगाना है।
उतना ही रीइंफोर्समेंट आपको नेक्स्ट 1 मीटर के लिए भी आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो ग्रॉस एरिया के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या होता है B इंटू डी, बट जनरली जब भी हम डिजाइन करते हैं तो वहां पर हम B कितने की रखते हैं, हम B कितना रखते हैं हम फॉर 1 मीटर, मतलब उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्लैब की विड्थ ज्यादा होगी तो हम पूरे विड्थ के लिए हम डिजाइन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एक एक मीटर को हम डिजाइन करते हुए हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डायमीटर ऑफ मेन बार्स के बारे में बात करूं तो यहां पर आपके पास डायमीटर ऑफ मेन बार्स के बारे में बात करूंगा तो यहां पर इसको याद रखिएगा कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ मेन बार्स should not be greater than 1/8 of the thickness of slab, 1/8 of the thickness of slab। ठीक है, मतलब यहां पर आपके पास डायमीटर में बात कर रहा हूं किसकी, मेन बार्स की मैं बात कर रहा हूं, 5 मेन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये आपके पास इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/8 of the thickness of slab, 1/8 of the thickness of slab। क्लियर, याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, यहां से बेसिकली मैं बता रहा हूं जितना भी मैं पिछले लेक्चर में भी आपको कोडल प्रोविजन बताया था वहां पर मैंने बात किया था कंट्रोल और डिफ्लेक्शन के बारे में, परमिसिबल डिफ्लेक्शन के बारे में, ये सारी जगह से ना आपके पास ये सब कौन से टाइप का मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। क्वेश्चन कहां से बनते हैं इसमें, जो आपके पास जो स्टेट लेवल वगैरह जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहां पर डिजाइन एनालिसिस वगैरह ये सब तो आएगा नहीं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर वगैरह वहां पर प्रोवाइडेड नहीं होते, तो वहां पर आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली उनका फेवरेट जोन होता है कि आपके पास जितने भी टाइप के कोडल प्रोविजन है, जितने भी आरसीसी में कोडल प्रोविजन है उसमें आपको लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब जो छोटे छोटे जो फॉर्मूलेज हैं और छोटे छोटे जो आईएस कोड ने आपको प्रोविजन जो बताए, जैसे कि ये वाला हो गया, अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ऑब्वियसली लॉजिक होगी बट इसके पीछे ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं है कि हाँ यहाँ से अपन 5 मेन का डेरिवेशन लेके आए हैं उसके बाद हमारे पास ये एक फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आपको आईएस कोड ने आपको इतना प्रोविजन दिया हुआ है कि आप जो मेन बार्स में जो डायमीटर आप लगाए हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना, आपको इसके पीछे ज्यादा सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आप बस इतने में रहिए। वो अगर आप जब आगे मास्टर्स करने जाएंगे या फिर थोड़ा और लेवल की अगर आप हायर स्टडीज में करने जाएंगे तब आप इसके पीछे का रीजन वगैरह भी आप वहां पर इंटरेस्टेड होने चाहिए आप लोग को। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए। ठीक, तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास डायमीटर ऑफ मेन बार्स के बारे में। तो ये क्या बताया मैंने, मैक्सिमम डायमीटर के बारे में बात करा। अच्छा, मिनिमम डायमीटर के बारे में बात करूं तो, मिनिमम डायमीटर के बारे में बात करूं तो ये क्या बताया मैंने, मैक्सिमम डायमीटर जो होता है मेन बार का वो थिकनेस ऑफ स्लैब्स के डिवाइड बाय 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम डायमीटर के बारे में बात करूं, मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन बार जो होता है should not be less than 10 mm फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, अगर आप माइल्ड स्टील प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम आप क्या करना, मिनिमम आप 10 mm का बार तो आप यूज करना ही करना। ठीक है, सिमिलरली मिनिमम बार, मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन स्टील या फिर मेन बार्स बोल देना, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन बार्स should not be less than 8 mm for HYSD bar, थर्ड पॉइंट, मिनिमम डायमीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में बात कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन बार should not be less than 6 mm। ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। तो
तो डायमीटर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बात की, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम में आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम आपके पास जो डायमीटर आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए थिकनेस ऑफ स्लैब के डिवाइड बाय 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप माइल्ड स्टील प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम आप कितना ले लेना 10 mm। सिमिलरली अगर आप HYSD बार्स प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम आप कितना ले लेना 8 mm। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर रहे हो तो मिनिमम आप कितना ले लोगे वहां पर 6 mm आप वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये क्या था आपके पास IS कोडल प्रोविजन था रीइंफोर्समेंट को लेके। आप इतना इतना डायमीटर का उतना उतना आप मिनिमम रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। किसमें? स्लैब के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्पेसिंग की, ठीक है, ये नंबर 2, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर स्पेसिंग। अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो मैक्सिमम स्पेसिंग इन मेन बार्स, ठीक है। तो ये आपके पास इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D और 300 mm। इसमें जो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैक्सिमम स्पेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बारे में बात करूँ, अगर इन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5D और 450 mm, ठीक है, 5D और 450 mm। ये दोनों में से आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी उससे आपके पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये क्या था, आपके पास मैक्सिमम स्पेसिंग था। अब मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बेसिकली आपको ये बताया कि जब आपके पास स्लैब है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक स्लैब है, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर, ये आपके पास बीम है, ठीक है, और यहां पर ये क्या आपके पास, दिस इज योर स्लैब। ठीक है, मान के चलिए ऐसा आपके पास एक स्लैब है, ठीक है। डायग्राम का उतना ध्यान मत दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि हमें इसमें जो डिजाइन हम कर रहे हैं स्लैब को, ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जो डिजाइन कर रहे हैं स्लैब को, वो हमें कैसे डिजाइन करना है, हमें 1 मीटर विड्थ के लिए हमें यहाँ पर डिजाइन करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो पूरा जो 1 मीटर जो रहेगा विड्थ उसका, ठीक, जैसे ये जो है मान के चलिए ये कितना है आपके पास, दिस इज योर 1 मीटर। तो आपके पास जो ये 1 मीटर का आपके पास जो विड्थ है, आप क्या करोगे, पूरा आप जो रीइंफोर्समेंट वगैरह जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट डायमीटर वगैरह जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपका किसको लेके होना चाहिए, वो आपके पास सिर्फ 1 मीटर आपके पास जो विड्थ है उसको लेके होना चाहिए। फिर होगा कि आपके पास शुरू के 1 मीटर के आपने डिजाइन कर लिया, अलग अलग 1 मीटर के लिए जितना भी आपने स्पेसिफिकेशन किया है उतना उतना वो नेक्स्ट 1 मीटर के लिए भी आप क्या करोगे, सेम आप क्या करोगे, प्रोवाइड करते चलोगे। तो ये क्या था आपके पास IS कोडल प्रोविजन था, लेकिन इसमें से मैंने आपको ये सब तो बता दिया, मेन बार्स वगैरह कितना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वगैरह कितना होता है, ये सब बारे में तो बात कर लिया मैंने। लेकिन अभी आप लोग को जो थोड़े सीनियर्स होंगे उनको तो पता होगा कि स्लैब में आपके पास मेन बार्स आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आता है, लेकिन जो जूनियर्स होंगे उनको उतना अच्छे से पता नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अपन देखेंगे कि आपके पास स्लैब कितने टाइप के होते हैं और वहाँ पर जो बार्स होती है उसमें हम क्या क्या बार्स वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अपन नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द थिकनेस ऑफ स्लैब is 75 mm. The thickness of slab is 75 mm. Then the maximum diameter of main bar. Then the maximum diameter of main bar
फॉर FE 415 शुड बी, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया गया A 16 mm, B आपको दिया गया 12 mm, C आपको दिया है 10 mm और D गिवन है आपको 8 mm, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे आप और यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन में आपको जो दिया हूँ उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर मेन बार के डायमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम के बारे में बात करूँ तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, क्लॉज क्या दिया था आपको, शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यू है थिकनेस ऑफ स्लैब की, 75 mm अपॉन 8, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 75/8 करेंगे तो 9 8 72, बचा कितना 3, तो 9.375 कितना आ रही है 9.375। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आपके पास जो डायमीटर जो है मेन बार की वो आपके पास 9.375 से क्या होना चाहिए, आपके पास बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होनी चाहिए आपके पास, इससे कम ही होनी चाहिए। तो ये 9.375 को आप 10 mm मत लिख के आ जाना कि हम जनरली क्या करते थे जब भी हमारे पास नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट के बारे में बात करते थे या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, डायमीटर के बारे में बात करते थे, तो जितना हमारे पास आता था उससे हम क्या करते थे, थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हम प्रोवाइड करते थे। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं, यहाँ पर हम मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम के बारे में बात करें मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा आपके पास आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। वरना क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो अभी के केस में 5 मेन क्या होना चाहिए आपके पास, 9.37 से ज़्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। तो इससे नीचे वाली वैल्यू कौन सी हमारे पास 8 mm है। तो यहाँ पर मैं मेन बार का डायमीटर में कितना प्रोवाइड कर दूंगा मैं, इट विल बी योर 8 mm। क्लियर है। तो डायमीटर के बारे में समझ में आया। और सिमिलरली आप इसके बारे में मिनिमम रिइंफोर्समेंट के बारे में भी आपको बताया था। तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट जब मैं आपको बताया तो वहाँ पर मैं आपको बताया था कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बार जितना हम प्रोवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर हम बात करते हैं, वहाँ पर हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट जितना हम प्रोवाइड करते हैं उतना ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार वगैरह क्या होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर फीचर्स ऑफ स्लैब से, ठीक है। टॉपिक डालिए फीचर्स ऑफ स्लैब, फीचर्स ऑफ स्लैब। पिछला वाला डायग्राम जो बनाया था वो बड़ी वाहियात सा डायग्राम था, मज़ा नहीं आया होगा। चलिए थोड़ा सा ठीक ठाक डायग्राम मैं बना लिया। तो मैंने क्या बोला था आपको कि फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, वी डिज़ाइन द स्लैब फॉर ए स्ट्रिप ऑफ 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर के लिए हम डिज़ाइन करेंगे और इस 1 मीटर के लिए आपके पास जितना आपके पास रिइंफोर्समेंट वगैरह जितना आएगा, आप जितना भी स्टील रिइंफोर्समेंट जितनी भी स्पेसिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप हर एक स्ट्रिप के लिए आप उतना ही आप क्या करेंगे वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब हम पूरे के पूरे एक विड्थ को पूरा जितना उसका विड्थ होता तो हम ले नहीं पाएंगे, तो जनरली हम क्या करते हैं एक स्ट्रिप को हम लेते हैं और उतना ही हम क्या करते हैं उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं बाकी पूरे विड्थ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिखेंगे जो स्लैब का जो होता है बेसिकली क्या होता है उसमें फॉर यूनी एक्सियल फ्लेक्सचर the slabs are designed as beams, ठीक है। वन वे स्लैब और 2 वे स्लैब के बारे में जब बताऊंगा और जब हम डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे तो तब मैं इस पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नो कंप्रेशन reinforcement are provided in the slabs, ठीक है, are provided in the slabs। तो बेसिकली हम क्या करते हैं स्लैब्स में जो भी हम स्टील रिइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, जनरली हम उसको बिलो द न्यूट्रल एक्सिस मतलब उसके टेंशन जोन में ही हम प्रोवाइड करते हैं। कंप्रेशन जोन में हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि हम
डबली रीइंफोर्स बीम वगैरह में हम प्रोवाइड करते थे, ऊपर रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते थे, नीचे भी प्रोवाइड करते थे, वैसे स्लैब्स में आप वैसा नहीं करेंगे। सिमिलरली आपके पास नो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट मतलब मैं स्टिरअप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नो स्टिरअप्स या फिर शियर रीइंफोर्समेंट बोल दो, ठीक है, ट्रांसवर्स के बारे में मत लिखो, बीम में हम बोलते थे, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं नो शियर रीइंफोर्समेंट और प्रोवाइडेड, नो शियर रीइंफोर्समेंट्स आर प्रोवाइडेड इन स्लैब्स, नो शियर रीइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड इन स्लैब्स। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्लैब जो होता है वो ऑलरेडी उसकी जो शियर स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब शियर में उसकी जो आपके पास जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है आपके पास काफ़ी कम होती है, और शियर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है स्लैब की वो क्या होती है आपके पास काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं, शियर रीइंफोर्समेंट भी हम क्या करते हैं, प्रोवाइड हम नहीं करते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं। मेन बार्स क्या होता है आपके पास, मेन बार्स आर प्रोवाइडेड, मेन बार्स आर प्रोवाइडेड along the shorter span, along the shorter span of slab in one way slab, in one way slab। सिमिलरली आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर प्रोवाइडेड along the longer span, ठीक है, शॉर्टर स्पैन को आप बोल देना, इसको आप LX से डिनोट कर देना, ठीक है, शॉर्टर स्पैन को आप डिनोट कर देना LX से। इसका मतलब ये नहीं कि जो X एक्सिस की तरफ जा रहा है वो वाला स्पैन है, LX को अपन डिनोट करें किससे, शॉर्टर स्पैन से, और LY को अपन डिनोट करें किससे, लॉन्गर स्पैन से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गर स्पैन इन वन वे स्लैब, ठीक है, इन वन वे स्लैब। अब बेसिकली होता है क्या आपके पास कि वन वे स्लैब और डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब है क्या आपके पास, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या करता है आपके पास, जो स्लैब में आपके पास जो क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैक्स किसके कारण आ रहा है आपके पास, जो श्रिंकेज वगैरह के कारण आपके पास जो क्रैक्स आते हैं, वो क्रैक्स को क्या करता है, उस क्रैक्स को रेजिस्ट करवाने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं वहां पर, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बार हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली मेन बार्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मेन बार जनरली हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर जो बेंडिंग आ रही है, मतलब जो फ्लेक्चर जो आ रहा है उसके अंदर, फ्लेक्चर को हमें रेजिस्ट करवाने के लिए हम वहां पर क्या करते हैं, मेन बार्स हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि मेन बार्स आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट फ्लेक्चर, आप यहीं पर लिख लीजिए, इट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट फ्लेक्चर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में आप लिख सकते हैं टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर क्रैक्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के और क्या फंक्शन होते हैं, तो बेसिकली सबसे मेन फंक्शन क्या होता है आपके पास, यही होता है कि हमारे पास श्रिंकेज और जो टेम्परेचर क्रैक्स होते हैं उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहां पर आपके पास जो मेन बार्स होते हैं, अगर मैं स्लैब के बारे में बात करूं आपसे, तो मान के चलिए ये क्या कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर स्लैब, ठीक है, ये क्या आपके पास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्लैब। शॉर्टर साइड को क्या बोला मैंने, ये आपका LX है, लॉन्गर साइड क्या है आपके पास, दिस इज योर LY। मेन बार्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेन बार्स हम जनरली हम शॉर्टर साइड में हम वहां पर अलॉन्ग द शॉर्टर साइड हम इसको प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा सारी चीजें, एक साथ मैं सब नहीं बता सकता। तो मेन बार्स मैं क्या बोला आपको कि हम यहाँ पर शॉर्टर साइड में प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आपके पास आ रहे हैं, दिस इज योर मेन बार्स, ठीक है, ये क्या आपके पास मेन बार्स आप शॉर्टर साइड में आपने प्रोवाइड कर दिया। अब बेसिकली क्या होगा आपके पास कि जनरली श्रिंकेज वगैरह के कारण क्या होगा, यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास क्रैक्स वगैरह क्या हो आपके पास बने, क्रैक्स वगैरह क्या हो आपके पास आए, जनरली वो आएंगे श्रिंकेज और टेम्परेचर के कारण, उसके इफेक्ट के कारण। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इस क्रैक्स को हमें क्या करना होता है, इस क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं पूरे स्लैब में, ये प्लान व्यू बता रहा हूँ ना मैं, ठीक है, ये क्या है आपके पास, दिस इज योर
प्लान व्यू, हम टॉप से देख रहे हैं स्लैब को, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब बेसिकली इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करूंगा तो ये प्रॉपर क्या कर सकता है, ये जो मेन बार्स हैं उसको भी क्या कर सकता है, प्रॉपर उसकी इंटरलॉकिंग वो अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। वरना अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाले बार्स हो सकते हैं आपस में एक दूसरे के आसपास या एक दूसरे से दूर दूर भी जा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप लगाओगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक लॉक होगा और वो प्रॉपर अपने स्पेसिंग में क्या रहेंगे, वो प्रॉपर रहेंगे। सिमिलरली जैसे मैं आपको बीम में बताया था, बीम में कैसा होता है आपके पास, बीम में अगर आप देखोगे, बीम में कैसा रहता है आपके पास, बीम में आप नीचे और ऊपर ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं स्टीरअप्स नहीं प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, आपके पास जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो थे वो क्या हो सकते हैं आपके पास एक दूसरे से दूर या फिर एक दूसरे के पास आ सकते हैं। उनके अंदर हम जितना स्पेसिंग हम जितना स्पेसिफाई कहते हैं, मान के चलिए आपने स्पेसिंग कितना दिया, आपने बोला दो लॉन्गिट्यूडनल बीम के बीच में कुछ स्पेसिंग है, जितना भी मान लीजिए 100 mm है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना है, मान लीजिए आपके पास 100 mm स्पेसिंग आपने दिया है, तो हो सकता है कि जब आपने रीइंफोर्समेंट आप शेयर रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो जाए, आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो क्या हो जाए, आपके पास अलग अलग हो जाए। तो हमें क्या होना चाहिए, वो स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन रहे, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्टीरअप्स हम प्रोवाइड करते हैं। और स्टीरअप्स और जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो होते थे बीम में, तो वो क्या करते थे, प्रॉपर उसको होल्ड करके रखते थे अपनी पोजीशन पे। सिमिलरली यहाँ पर हम स्टीरअप्स तो प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसमें, शेयर में। और दूसरी चीज़ ये है ना कि इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आप रिंग्स अगर प्रोवाइड करोगे पूरे स्लैब में, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा आपके पास, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है स्लैब, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टीरअप्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एक और फंक्शन होता है कि वो जो मेन स्टील जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर अपनी पोजिशन में होल्ड करके रखें। ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर लॉन्ग मेन स्टील बार को हमने अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन क्यों रखा, डिस्ट्रीब्यूशन बार को हमने अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन क्यों रखा। तो उसके पीछे भी रीजन होता है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट, जो फ्लेक्सर जो आ रहा है वो किस पोजीशन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको रेजिस्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन बार की पोजीशनिंग करनी पड़ती है। तो इसके बाद अपन देखते हैं, अपन बात करेंगे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन जो है आपके पास मेन बार्स की, वो अलॉन्ग द शॉर्टर आपके पास स्पैन में ही हम क्यों प्रोवाइड किए हैं, अलॉन्ग द लॉन्गर स्पैन में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हम क्यों प्रोवाइड किए हैं, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, जब तक ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करिए। चलिए अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्लैब्स। टाइप्स ऑफ स्लैब्स, और इसी में वो सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो हमने इसके पहले लिखे थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर वन वे स्लैब की। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, वन वे स्लैब की। ठीक है, वन वे स्लैब पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वन वे स्लैब की, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इफ द रेशियो ऑफ longer span to shorter span, if the ratio of longer span to shorter span of the slab is greater than 2. ठीक है, if the ratio of longer span of the slab to the shorter span of the slab is greater than 2, then it is a one way slab. Then it is a one way slab. मतलब longer slab और shorter span, मतलब यहाँ पर ये स्लैब है आपके पास, मान के चलिए ये क्या हो रहा है आपके पास, ये क्या आपके पास, दिस इज योर Ly एंड दिस इज योर Lx। ठीक है, सिमिलरली ऐसा भी स्लैब हो सकता है आपके पास। स्लैब कैसा हो सकता है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है। मैं प्लान व्यू है ना, इसको कॉलम मत समझ लेना, ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये क्या आपके पास प्लान व्यू है। तब उस केस में क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा Ly और ये हो जाएगा Lx। तो y और x आपके पास कोई एक्सिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, y और x क्या है आपके पास, जस्ट उसके
उसको शो कर रहे हैं, उसके स्पैन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास Ly/Lx, आपके पास अगर Ly/Lx अगर ग्रेटर देन 2 है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, ये वन वे स्लैब हो जाएगा। इसको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि कभी भी आपको वहाँ पर क्वेश्चन में आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि चलिए वन वे स्लैब के बारे में बताइए, डिज़ाइन करिए, या फिर टू वे स्लैब के बारे में डिज़ाइन करिए। वहाँ पर आपको एक स्लैब दे देगा जिसमें आपको उसका स्पैन के बारे में आपको वहाँ पर उसकी लेंथ आपको गिवन होगी। आपको पहले तो पता करना पड़ेगा, पता क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर वो दोनों का जो रेशियो है, रेशियो आपके पास 2 से ज़्यादा है कि 2 से कम है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा होगा तब उस केस में क्या करोगे आप, उसको आप वन वे स्लैब जैसा ही आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। और डिज़ाइन कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगा, अभी पहले थोड़ा वन वे स्लैब के बारे में सुन लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ सेकेंड में बोल रहा हूं, if the two opposite edges of the slab is supported, then it is always a one way slab। ठीक है, यहां पर चीजें समझिए कि यहां पर क्या बोल रहे हैं। देखिए आपके पास स्लैब आप तो बनाए हो, अब स्लैब रेस्ट करेगा ना, स्लैब हवा में तो उड़ेगा नहीं, तो स्लैब किसके ऊपर रेस्ट करता है, आपके पास बीम में। अब बीम जो होगा आपके पास, बीम कैसा हो सकता है आपके पास, ये हो सकता है कि आपके पास ये जो स्लैब है ये कैंटिलीवर भी हो सकता है। स्लैब आपके पास कैसा हो सकता है आपके पास कि ये दो एंड से क्या है आपके पास, यहां पर ये आपके पास बीम है। कैंटिलीवर मतलब कि आपके पास चारों एंड से मैं बोल रहा हूं कि कनेक्टेड नहीं है वो बीम से। अभी मैं क्या किया, मैंने यहां पर सिर्फ दो एंड को ही मैंने यहां पर फिक्स किया, वो क्या होगा, तब भी वो क्या होगा आपके पास, स्लैब होगा। मैंने क्या किया, यहां पर भी बीम प्रोवाइड किया, यहां पर भी बीम प्रोवाइड किया, यहां पर भी और यहां पर भी बीम प्रोवाइड किया, तब भी क्या होगा, वो एज अ आपके पास स्लैब ही बिहेव करेगा वो, ठीक है। तब भी क्या होगा आपके पास, वो स्लैब होगा। लेकिन बात आती है कि वो वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास दो अपोजिट एजेस, ठीक है, आपके पास सिर्फ दो अपोजिट एजेस क्या है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड है, सिर्फ दो अपोजिट एजेस क्या है आपके पास, सपोर्टेड है, तो इस केस में ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा हो जाएगा आपके पास वन वे स्लैब, ठीक है। इस केस में आपके पास ये हमेशा हो जाएगा आपके पास वन वे स्लैब, डिस्पाइट उसका Ly/Lx आपके पास लेस देन 2 भी क्यों ना हो, ठीक है। डिस्पाइट क्या होगा उसके पास कि दोनों का रेशियो आपके पास लेस देन 2 भी क्यों ना हो, आपके पास हमेशा क्या रहेगा, आपके पास ये वन वे स्लैब ही रहेगा। समझ में आया चीजें कि आपके पास हम जो रेशियो के बारे में पढ़े थे, तो रेशियो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ अपोजिट एजेस ही आपके पास क्या है, आपके पास सपोर्टेड है, सिर्फ अपोजिट एजेस ही आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, देन उस केस में आपके पास ये दोनों आपके पास फ्री हैं, देन उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, हमेशा वो क्या होगा आपके पास वन वे स्लैब ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं, मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं आपके पास, कि आपके पास जो मेन रीइंफोर्समेंट था, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि मेन reinforcements are provided in the shorter span। अब ये क्यों हुआ, ठीक है, शॉर्टर स्पैन में ही हम क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, मेन रीइंफोर्समेंट मतलब, मेन रीइंफोर्समेंट क्या करता है आपके पास, मेन जो आपके पास बार्स है, मेन बार्स जो है आपके पास, दे क्या करते हैं आपके पास, दे रेजिस्ट फ्लेक्चर, ठीक है। फ्लेक्चर को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन बार्स लगाते हैं, और मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, मैं शॉर्टर स्पैन में लगा रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास जो बेंडिंग जो आ रही है वो किसके अबाउट आ रही है, मेरे पास शॉर्टर स्पैन के अबाउट आ रही है मेरे पास बेंडिंग, ठीक है। अब यहां पर चीजें समझिए कि हमारे पास, मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो बेंडिंग जो आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम जो हमारे पास जो फ्लेक्चर आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, अलोंग द शॉर्टर स्पैन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बेंडिंग है वो किसके अबाउट आ रहा है, हमारे पास शॉर्टर स्पैन के अबाउट आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है उसके बारे में भी देखते हैं, शॉर्टर स्पैन के अबाउट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बीम है,
ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक स्लैब है, बीम नहीं है, क्या है हमारे पास, स्लैब है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्लैब बनाया और मैं बोल रहा हूँ कि चारों एंड से क्या है, सपोर्टेड है, ये चारों एंड से क्या है हमारे पास, सपोर्टेड है। मतलब यहाँ पर इसके चारों साइड में क्या है हमारे पास, बीम्स है, इसके चारों साइड में हमारे पास बीम्स है, इधर भी है, इधर भी है, और ऊपर और नीचे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास बीम से क्या है आपके पास, स्लैब क्या है, सपोर्टेड है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास ठीक है ये वाला जो रेशियो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, Ly और Lx का हमारे पास जो रेशियो है, मैं बोल दे रहा हूँ कि ये क्या है हमारे पास, इट इज ग्रेटर देन 2 है, वो तो ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपने मेन रीइंफोर्समेंट आपने जो मैं बताया था कि अलोंग द हम कहाँ पर लगा रहे हैं, अलोंग द हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टर साइड लगा रहे हैं, मतलब Lx के अबाउट हम क्या लगा रहे हैं, उसको मेन रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं। और मेन रीइंफोर्समेंट किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्चर को रेजिस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं शॉर्टर स्पैन में अगर मैं मेन रीइंफोर्समेंट लगा रहा हूं तो फ्लेक्चर किस डायरेक्शन में आ रहा है, किसके अबाउट आ रहा है, हमारे शॉर्टर स्पैन के अबाउट आ रहा है, तभी तो मैं शॉर्टर स्पैन में लगा रहा हूं मैं। तो अब ये कैसे आ रहा है उसके बारे में देखिए। अगर मैं बेंडिंग के बारे में बात करूं तो बेंडिंग आपके पास जो फ्लेक्चर जो है वो आपके पास शॉर्टर स्पैन में कैसे आ रही है उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं शुरू में क्या कर रहा हूँ कि ये दोनों जो बीम है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, चारों तरफ से क्या है, ये रिस्ट्रेंड है, चारों तरफ में क्या है आपके पास, सपोर्टेड है, चारों तरफ से ये रिस्ट्रेंड है। अगर मैं बात करूं इसकी, इसको मैं पहले मैं ऐसा बना रहा हूं कि आपके पास अभी चारों एंड से क्या है, रिस्ट्रेंड नहीं है, अभी क्या है सिर्फ 2 एंड से रिस्ट्रेंड है। अभी सबसे पहले क्या है, ये सिर्फ 2 एंड से ही क्या है, रिस्ट्रेंड है, ठीक है। चलिए इसको पॉइंट्स का नाम देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझिएगा तब मजा आएगा इसमें समझने में। ये क्या है, ए है, बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी, ठीक। मैं बोल रहा हूँ बीसी बीम और एडी बीम है उसको मैं पहले रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ कहाँ पे लगा रहा हूँ, ए बी और सी डी पे ही मैं यहाँ पे बीम्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये वाला और ये वाला। क्लियर, ये ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये कैसा हो गया, एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। कहाँ पे, उसके पास है ए और डी में, मतलब ए बी और सी डी में क्या आपके पास बीम्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर मैं इसका यहाँ पर इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं, ये क्या आपके पास, ये तो टॉप व्यू है, स्लैब को मैं ऊपर से देख रहा हूं। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या, इस स्लैब को मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, ऐसा, इस स्लैब को मैं ऐसा बना सकता हूं। अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो इसको, ये जो पूरा टॉप व्यू था इसको मैं ऐसे उठा के अगर मैं ये देखूं तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट डी, और ये क्या हमारे पास, ये दोनों बीम्स है, ठीक है, ये दोनों क्या हमारे पास बीम्स है। और इसमें इसके ऊपर स्लैब के ऊपर जो लोडिंग आएगी वो कैसे आएगी, यूडीएल आएगी, इसके ऊपर जो लोडिंग आएगी वो कैसे आएगी, यूडीएल आएगी, समझ रहे हो। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन हमारा कैसे आएगा, यहां पर आपको डिफ्लेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, आपको यहां पर ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहां पर डिफ्लेक्शन कैसा देखने को मिलेगा, दिस विल बी योर डिफ्लेक्शन 1। ये कैसा आपका डिफ्लेक्शन है, आपको ऐसा डिफ्लेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर से अगर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन कहां जा रहा है, इसके अंदर साइड जा रहा है। डिफ्लेक्शन कहां पे जा रहा है, इसके अंदर साइड क्या होगा, यहां पर डिफ्लेक्ट होगा। अगर यहां पे लोड लगेगा, प्लान व्यू में लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन कहां पे जा रहा है, इसके अंदर साइड लग रहा है। फ्रंट व्यू की अगर मैं बात करूंगा तो फ्रंट व्यू में आपको कैसे देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू में डिफ्लेक्शन आपको कैसे देखने को मिलेगा, नीचे। तो मैंने डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाया, ये कितना आपके पास, दिस विल बी योर डेल्टा 1, और डेल्टा 1 किसके अबाउट आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर Ly, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर Lx। तो आपका डेल्टा 1 किसके अबाउट आ रहा है, तो अगर डेल्टा आपके अबाउट किसके बना आ रहा है, ये Ly के अबाउट क्या आ रहा है, आपको डेल्टा 1 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं अभी क्या कर रहा था, मैं ये दोनों बीम को मैं हटा दिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों बीम को मैं लगा रहा हूं और ये वाले दोनों बीम को मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, केस नंबर 2 में क्या कर रहा हूं मैं यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, बीम लगा रहा हूं। सिमिलरली मैं यहां पर भी क्या कर रहा हूं, बीम मैंने लगाया।
बाकी दोनों जगह से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बीम्स को रिमूव कर दिया, बाकी दोनों जगह से मैंने बीम्स को क्या किया, यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब क्या देखोगे, अगर आप फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू में आपको सही नहीं देखने को मिलेगा। अब आपको कैसा देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर साइड व्यू देखना पड़ेगा। दिस इज योर डी एंड दिस इज योर बी, सॉरी दिस इज योर सी, ये क्या आपके पास, दिस इज बी एंड दिस इज ए। अब आप कहाँ से देखो, अब आप साइड व्यू देखो। यहाँ पर क्या देख रहे थे अभी आप, ये क्या था आपके पास, दिस इज योर फ्रंट व्यू, ये क्या था आपके पास, दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो यहाँ पर मैं सिर्फ किसको देख रहा हूँ, डी और सी स्पैन को देख रहा हूँ, मतलब शॉर्टर स्पैन को देख रहा हूँ। ये शॉर्टर स्पैन को अगर मैं साइड व्यू इसका बनाऊं, अगर मैं इसका सिर्फ साइड व्यू बनाऊं तो ये हमारे पास दिस इज डी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इसके कारण जो आपके पास डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का। ये क्या आपके पास, दिस इज योर डेल्टा 2। समझने की कोशिश करिए, साइड व्यू में डी और सी स्पैन को मैं यहां से देख रहा हूं, ये वाला जो फिगर है मैं कहां से देख रहा हूं, मैं इसको मैं यहां से देख रहा हूं। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, डी और सी वाले स्पैन में। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो डेल्टा 2 आपको कौन से स्पैन में देखने को मिल रहा है, ये आपको शॉर्टर स्पैन में आपको देखने को मिल रहा है। डेल्टा 2 आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, डेल्टा 2 आपको शॉर्टर स्पैन में देखने को मिल रहा है। और ये सिंपली सपोर्ट एक्ट कर रहा है, लोड कैसा आपके पास आ रहा है, यूडीएल। तो याद करिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपको डेल्टा का फॉर्मूला बताया था कितना, 5/348, 348 ही था ना कि 398 था, ठीक है। 5/348 इंटू WL4/EI, ठीक है। ये कितना था आपके पास, तो यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला होता था डिफ्लेक्शन का। और डिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल था, L⁴ के। तो मतलब अगर मैं डेल्टा के बारे में बात करूं तो डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर Ly⁴। और यहाँ पर ये जो डेल्टा 2 है ये किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास, Lx⁴, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो आपको जो डिफ्लेक्शन आपको जो देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा किसके टर्म से मिलेगा, आपको ए और डी में डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर ए और डी के रिस्पेक्ट में आपके पास जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, मतलब इसके अंदर साइड में आपके पास जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपके पास, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास Ly क्या आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, Ly इज ग्रेटर देन Lx है ना। तो मतलब फ्रंट व्यू में अगर आप देखोगे, इसका अगर आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिंस Lx यहाँ पर छोटा है तो अगर आप साइड व्यू का डिफ्लेक्शन देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा 2 का, ये वाला डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा कम है कंपैरेटिवली विद डेल्टा 1। क्यों, क्योंकि ये Ly पे डिपेंड कर रहा है और ये आपका Lx पे डिपेंड कर रहा है। और Ly इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ Lx, ठीक है, तभी तो आपके पास वन वे हुआ। लेकिन सीन क्या हो रहा है, अब आप सीन समझिए, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि डेल्टा 1 क्या हो रहा है आपके पास, बहुत ज्यादा आ रहा है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास केस कैसा है, केस तो हमारे पास सारे एंड में क्या है, रिस्ट्रेंड है। सारे एंड में हमारे पास क्या है, एक अगर मैं स्लैब बैठाऊंगा तो स्लैब कैसा होता है आपके पास, जनरली वो पूरे बीम्स के ऊपर बैठेगा, ठीक है, पूरे बीम्स के ऊपर बैठेगा। ऐसा तो नहीं, कैंटिलीवर तो बन नहीं सकता क्योंकि स्लैब ऐसा थोड़ी है कि आपके पास पूरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपके पास मैं क्या कर रहा हूं, चारों एंड पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बीम्स के ऊपर में मैं इसको रिस्ट्रेन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर AD और BC वाली बीम को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इम्पोज कर रहा हूं। मैं AD और BC वाली बीम को मैं इम्पोज कर रहा हूं, तो मतलब मेरा ये वाला एज और ये वाला एज क्या होगा आपके पास, रिस्ट्रेन हो जाएगा। तो अगर ये वाला एज और ये वाला एज मेरा रिस्ट्रेन हो गया तो अब एक्चुअल केस में, इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरा ये वाला जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मेरा ये वाला जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा 1 वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा Ly क्या है, बहुत बड़ी स्पैन है और ऐसी दोनों स्पैन को मैंने क्या किया, रिस्ट्रेन किया। तो जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा था अब क्या हो जाएगा, वो सिंस बीम उसको क्या कर लेगा, पूरा का पूरा क्या कर लेगा, उसके डिफ्लेक्शन को बहुत ज़्यादा कम वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो एक्चुअल में जितना आ रहा था इस केस में, एक्चुअल में उतना नहीं आएगा, एक्चुअल में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कम आएगा।
सिमिलरली यहां पर सेकेंड वाले केस में दोनों साइड को अगर मैं क्या किया, दोनों साइड को मैं अब इसको और इसको मैं रिस्ट्रेन किया, तो यहां पर देखिए ये वाला लेंथ आपके पास कम है, LX की जो लेंथ है ये वाली लेंथ कम है कंपैरेटिवली विद LY लॉन्गिट्यूडनल वाले की। तो सिंस ये शॉर्टर स्पैन की लेंथ कम है, तो अगर मैं इसको रिस्ट्रेन कर भी दिया, अगर मैं इसको रिस्ट्रेन कर भी दिया, मतलब मैं यहाँ पर बीम्स प्रोवाइड कर भी दिया, तो वो कम होगा डेल्टा 2, लेकिन फिर भी उतना कम नहीं होगा जितना कम क्या हो रहा है आपके पास डेल्टा 1 हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीम की जो लेंथ है, जो रिस्ट्रेन हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्पैन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ का स्पैन यहाँ पे कम है, कम स्पैन में रिस्ट्रेन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा 2 कम आएगा, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा वैल्यू उसकी रहेगी। तो डेल्टा 1 क्या हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा कम हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेल्टा 2 की वैल्यू कुछ रहेगी। तब यहाँ पर फिर भी आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस वाले शॉर्टर स्पैन में आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली विथ दिस। क्योंकि हमारे पास एक्चुअल केस कैसा है, एक्चुअल केस ऐसा है हमारे पास कि चारों जो उसके एजेस हैं वो कैसे हैं हमारे पास रिस्ट्रेन्ड है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा 2 कम हो तो हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा 3 से कम हो गया, बट स्टिल ये डेल्टा 3 होल्ड करेगा, ये डेल्टा 3 क्या करेगा, होल्ड करेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कम होके फिर भी उतनी तो आएगी ना जितना आपके पास ये डेल्टा 3 दे रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर शॉर्टर स्पैन में, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके पास जो बेंडिंग जो आ रही है, जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, जो फ्लेक्चर जो आएगा वो अलोंग द कहाँ पर आएगा, आपके पास शॉर्टर स्पैन में आएगा। अगर मैं उसका डायग्राम बताऊं तो कैसा बनेगा उसका डायग्राम, थोड़ा 3D में समझिएगा उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो बेसिकली उसका अगर आप देखोगे डिफ्लेक्शन तो वो कैसा आएगा आपके पास पूरे बीम में, सॉरी पूरे स्लैब में, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको कुछ इस टाइप का आपको शेप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रही है कैसा जा रही है। तो मतलब आपका जो पूरा जो आपके पास जो बीम जो रहेगा, सॉरी आपके पास पूरा जो स्लैब जो रहेगा वो अलोंग द शॉर्टर एंड क्या हो रहा है आपके पास, अलोंग द शॉर्टर एज क्या हो रहा है, वो वहां पर डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलोंग द शॉर्टर एज यहाँ पर बेंडिंग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंस इसको हम यहाँ पर रेजिस्ट कराने के लिए हम मेन बार कैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर हम मेन बार की अगर मैं बात करूं तो मेन बार मैं प्रोवाइड करूंगा इसको कैसे, इसको अलोंग द शॉर्टर एज में क्या करूंगा, वहां पर मैं मेन बार प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर मेन बार। किसके अलोंग रहेगा ये, LX के, और LY के अलोंग क्या रहेगा, LY के अलोंग मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। LY के अलोंग में क्या यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार में यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो समझ में आया। तो अगर आपको क्वेश्चन आया, अगर आपको क्वेश्चन आया कि आपको कौन से स्पैन में, ठीक है, द बेंडिंग इज डोमिनेंट इन which span of the slab, तब आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आपका आंसर रहेगा along the shorter span। ठीक है, along the shorter span क्या रहेगा आपके पास, फ्लेक्चर क्या रहेगा आपके पास, डोमिनेंट रहेगा कंपैरेटिवली विद द लॉन्गर स्पैन। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं, और लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपके पास वन वे आपके पास स्लैब। अगर मैं टू वे स्लैब की बात करूं तो
तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा आपके पास, इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, longer span to shorter span is less than 2, then it is two-way slab, ठीक है। मतलब यहाँ पर Ly अपॉन Lx क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, 2 होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू लिख दीजिए यहाँ पर, लेस देन और इक्वल टू 2, देन इट इज टू-वे स्लैब, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर आपके पास Ly और Lx क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू 2 होने चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप देख लीजिए। जैसे कि आपके पास मैं बोलूँ यहाँ पर मैं 4 टाइप के स्लैब दे दिया मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 4 टाइप के मैं स्लैब दे दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने 4 टाइप के स्लैब यहाँ पे दे दिए। बेसिकली सबसे पहले वाले में देखोगे तो ये क्या है आपके पास, दिस इज योर Ly एंड दिस इज योर Lx। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर Ly और Lx का जो रेशियो है इट इज़ लेस देन 2 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ लेस देन 2 है। तो क्या ये 2-वे स्लैब होगा क्या, नहीं, ये 2-वे स्लैब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो 2-वे स्लैब होता है उसके सारे एंड, जो उसके एजेस हैं वो कैसे होने चाहिए आपके पास, सपोर्टेड होने चाहिए, ठीक है। जो आपके पास 2-वे स्लैब होता है तो वो कैसे आपके पास सारे जो एजेस होते हैं वो कैसे होने चाहिए आपके पास, सपोर्टेड होने चाहिए। तो ये वाला कैसा हो जाएगा आपके पास, ये 2-वे स्लैब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ आपके पास 2 एज ही क्या है आपके पास सपोर्टेड है, ठीक है। ये वाले स्लैब की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, इसको मैं बोल रहा हूँ Ly/Lx अगेन लेस देन 2 है। तो ये 1 वे है कि 2 वे है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास अपोजिट एजेस क्या है आपके पास, अगर सपोर्टेड हैं तो उसका Ly/Lx को तो छोड़ ही दो, सिर्फ अपोजिट एजेस उसके अगर आप सपोर्टेड हैं तो वो हमेशा क्या होगा आपके पास, दैट विल ऑलवेज बी अ 1-वे स्लैब। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके पास 3 साइड एजेस उसके क्या है सपोर्टेड है, लेकिन एक साइड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2-वे स्लैब नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये वाले की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपके पास चारों एजेस क्या है आपके पास सपोर्टेड हैं, और अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है आपके पास Ly/Lx इज लेस देन 2, देन इन दिस केस ये क्या आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2-वे स्लैब। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि यहाँ पर आपके पास सारे जो आपके पास एजेस हैं वो क्या होने चाहिए आपके पास, सारे एजेस आपके पास सपोर्टेड होने चाहिए इन केस ऑफ 2-वे स्लैब। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में आपके पास आया कि एक स्लैब है वो सिंपली सपोर्टेड है तो वो क्या होगा आपके पास, उसके बारे में डिजाइन करने बोला तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप हमेशा सोचोगे कि अरे सिंपली सपोर्टेड मतलब आपके पास 2 एंड में क्या है आपके पास वो एजेस उसके फिक्स्ड हैं, तो मतलब वहां पर बीम है तो इसका क्या होगा आपके पास, वो 1-वे होगा। वैसा नहीं है, यहाँ पर मैं एजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड अगर आप इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके पास सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा दोनों डायमेंशन में, एक्स और वाई के, ठीक है। तो खैर मैं डिज़ाइन में आपको बताऊंगा। तो ये समझ में आया आपके पास 2-वे स्लैब और 1-वे स्लैब। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि मेन बार जो है वो आप अलोंग द शॉर्टर स्पैन में आप प्रोवाइड करेंगे कि अलोंग द लॉन्गर स्पैन में आप प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पर आया हुआ है, बेसिकली जूनियर लेवल, जब जूनियर इंजीनियर वगैरह का जब आपके पास पेपर होता है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं Ly/Lx के रेशियो से।
LY/LX का रेशियो हमेशा आपको बोलता है वन वे का और टू वे स्लैब का कि रेशियो उसका कितना होता है। कभी कभी आपको बोल देगा लेस देन 2, कभी कभी बोल देगा LY/LX इक्वल टू 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि वो वन वे है कि 2 है। ठीक है, तो इसको जो छोटी छोटी चीजें इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपके पास वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। नेक्स्ट अपन देखते हैं टू वे स्लैब के बारे में, कंट्रोल डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर टू वे स्लैब के लिए हमें देखना है डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको वन वे स्लैब का मैंने आपको बताया था, बीम और स्लैब में क्या बताया था मैंने आपको बोला था कि हमें रेशियो का इंपॉर्टेंट होता है। कौन से रेशियो को देखते हैं हम, स्पैन अपॉन डेप्थ को। तो अगर मैं जब वन वे के बारे में आपको बता रहा था तो वन वे स्लैब के लिए मैंने आपको बताया था, वन वे स्लैब के लिए मैंने क्या बताया था, स्पैन अपॉन डेप्थ। मैं बोला था इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए वैल्यू, और ये कितनी थी आपके पास, ये थी 7, 20 और 26 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं टू वे स्लैब के लिए तो यहां पर आपके पास जो वैल्यूज होगी वो होगी स्पैन बाय डेप्थ जो है आपके पास, स्पैन बाय डेप्थ जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपके पास, बी वैल्यू। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी वैल्यू। और वो बी वैल्यू कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा बी वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली में यहाँ पर टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में बात करूं, और ये क्या आपके पास, दिस इज योर बी वैल्यू। अब बी वैल्यू अगेन आपके पास माइल्ड स्टील के लिए आपके पास अलग होगा और HYSD के लिए आपके पास क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए आपके पास अलग होगा और HYSD के लिए आपके पास अलग होगा। यहाँ पर बात करूँ मैं सिंपली सपोर्टेड की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपली सपोर्टेड की तो माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू बी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 35। सिमिलरली अगर मैं कंटिन्यूअस के बारे में बात करूं, कंटिन्यूअस बीम के बारे में बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास 40। ठीक है, किस केस में आपके पास, माइल्ड स्टील में। अगर मैं HYSD के बारे में बात करूं तो 20% कम हो जाता है अगर अपन HYSD के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 28 एंड दिस विल बी 32। तो आपके पास जो बी वैल्यू जो रहेगी, जो आपके पास बी वैल्यू रहेगी वो कितनी है आपके पास, माइल्ड स्टील में अलग है और HYSD में आपके पास अलग है। बेसिकली क्या होता है, इसको अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये दोनों वैल्यू को तो आपको ये वाली वैल्यूज आपको मिल जाएगी, कितनी, 28 और 32। माइल्ड स्टील में क्या होता है आपके पास 20% वैल्यूज कम हो जाती है बी वैल्यू की। क्लियर है, ये क्या आपके पास स्पैन अपॉन डेप्थ का रेशियो है। कहाँ से अपन IS कोड में अपन देखे थे। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ए वैल्यू के बारे में बताया था 7, 20 और 26, वैसे ही टू वे के लिए अपन कितना ले लेंगे, 35 और 40। अगर HYSD रहेगा तो कितना ले लेंगे हम, 28 और 32। समझ में आया यहाँ पर। तो बेसिकली टू वे स्लैब होता है कि आपके पास LY/LX क्या होना चाहिए आपके पास, लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और ऑल एजेस आर सपोर्टेड। ये दो कंडीशन है इसकी, ऑल एजेस आर सपोर्टेड। क्लियर, चलिए तो ये था आपके पास। क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन के बारे में बात करूं आपको तो अगर आपसे को बोला गया है, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है अ बीम ऑफ शॉर्टर स्पैन, बीम क्यों लिख रहा हूं मैं, अ स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन इक्वल्स टू है 3.5 मीटर एंड लॉन्गर स्पैन आपको गिवन है, लॉन्गर स्पैन आपको गिवन है कितना, 6 मीटर। ठीक है, फॉर FE 250, फॉर FE 250 द डेप्थ ऑफ द स्लैब विल बी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या गिवन है, आपको यहां पर शॉर्टर स्पैन मतलब LX आपको गिवन है 3.5 मीटर और लॉन्गर स्पैन LY गिवन है कितना, 6 मीटर। किसके लिए बोला आपको, माइल्ड स्टील के लिए बोला है।
आपको यहाँ पर माइल्ड स्टील के लिए बोला है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, डेप्थ निकालना है। तो कितना हो जाएगा वो, अगर मैं बात करूँ स्पैन अपॉन डेप्थ की, अगर मैं बात करूँ स्पैन अपॉन डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी वैल्यू, ठीक है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास, चलिए मैं ले ले रहा हूँ, ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ठीक है, अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो यहाँ पर स्पैन बाय डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, स्पैन बाय डेप्थ की बात करूँ, तो ये कितना होना चाहिए आपके पास, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए बी वैल्यू की। सिंपली सपोर्टेड में आप देखिए, सिंपली सपोर्टेड में आपके पास माइल्ड स्टील वैल्यू कितनी है आपके पास 35, तो बी वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 35। तो अगर मैं डेप्थ यहाँ से निकालूँ, अगर मैं यहाँ से डेप्थ निकालूँ तो कितना हो जाएगा वो, इट विल बी इक्वल्स टू स्पैन अपॉन 35। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि स्पैन हमें लेना है, तो आप स्पैन कौन सी लोगे, आप यहाँ पर स्पैन 3.5 मीटर लोगे कि 6 मीटर लोगे। तो यहाँ पर आपके पास केस आ जाएगा कौन सा, स्पैन का, यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन आएगा। तो बेसिकली फ्लेक्चर जो आता है वो कौन से स्पैन में आता है आपके पास, शॉर्टर स्पैन में आता है। हम जो मेन स्टील जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन से स्पैन में प्रोवाइड करते हैं, हम शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा जो स्पैन जो रहेगा वो कौन सा स्पैन आप लोगे, हमेशा आप लोगे शॉर्टर स्पैन। तो कितना हो जाएगा 3.5 मीटर अपॉन 35। तो डेप्थ कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 0.1 मीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 100 mm। कितना हो जाएगा ये आपके पास 100 mm। समझ में आया क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर, सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर, मैं आपको बोला एक क्वेश्चन है, मैं बोला अ वन वे स्लैब, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, चलिए तो वन वे स्लैब नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑफ साइज 9 मीटर क्रॉस 3 मीटर, ठीक है, ऑफ स्पैन लिख रहा हूं, ऑफ स्पैन 9 मीटर क्रॉस 3 मीटर, the value of effective depth, the value of effective depth will be, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको माइल्ड स्टील या HPSD बार आपको गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। LX कितना है आपके पास 3 मीटर, LY कितना है आपके पास 9 मीटर। तो LY बाय LX अगर मैं बोलूँ, ठीक है, LY बाय LX पे बोलूँ तो कितना आ रहा है आपके पास 9/3, मतलब कितना आ रहा है ये 3, मतलब इट इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये क्या है आपके पास, दिस इज योर वन वे स्लैब। ये क्या आपके पास वन वे स्लैब आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए आपके पास ए वैल्यू से, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए वैल्यू। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पैन अपॉन डेप्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ए वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ए वैल्यू कितनी होती है हमारे पास सिंपली सपोर्ट के लिए 20। तो अगर मैं डेप्थ निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो अगर मैं मिनिमम डेप्थ अगर मैं निकाला तो कितना हो जाएगा वो स्पैन बाय 20। और यहाँ से आप जो स्पैन लोगे वो कितनी लोगे, स्पैन जो लोगे वो कितनी लोगे, दैट इज 3/20। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप इंटू 1000 कर देना, इंटू 1000 कर देना, तो उतना आपके पास mm होना चाहिए। समझ में आया। तो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर 50, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास 150 mm क्या होना चाहिए आपके पास डेप्थ यहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे। तो समझ में आया। जब भी आपका वन वे रहेगा, वन वे में क्या कितना प्लेस करोगे आप, वन वे में आप ए वैल्यू का यूज करोगे, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था डेप्थ बीम और स्लैब के लिए, ये कितना होगा आपके पास ए वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास टू वे रहा, यहाँ पर आपके पास LY/LX क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ LY/LX की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है आपके पास लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ पर। कैसे, आप 6 डिवाइडेड बाय 3.5 करिए, कितना हो जाएगा वो 2 से वहाँ पर आपको कम वैल्यू ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर आप
बी वैल्यू को आप प्लेस करोगे। बी वैल्यू कितना होता है आपका, इस केस के लिए आप लोगे 35। लेकिन अगर आपके पास वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब है तो आप वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, ए वैल्यू। और जब भी मैं स्पैन की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं ये वाला जो स्पैन है, जब भी मैं स्पैन की बात करूँ तो यहाँ पर आप एक नोट करके लिख लेना, स्पैन will always be shorter span that is LX since flexure is about shorter span। ठीक है, अभी हम वही प्रूफ किए थे इसके पहले हमने वही, मैंने पूरा डायग्राम से आपको वही शो करा था कि आपके पास जो बेंडिंग आपके पास जो आ रही है वो किसके अबाउट आ रही है, आपके पास शॉर्टर स्पैन के अबाउट आ रही है। तो मतलब अगर मैं मेन बार्स जो प्लेस करूंगा, मेन बार्स जो मैं प्लेस करूंगा वो कैसा होना चाहिए आपके पास, अलोंग द शॉर्टर स्पैन आपके पास होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होना चाहिए, अलोंग द आपके पास जो लॉन्गर स्पैन है उसके अबाउट होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो बेसिकली मैंने आपको जितने कोडल प्रोविजंस थे, मैंने सारे कोडल प्रोविजंस आपको बता दिए। डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया भी बता दिया मैंने, बी वैल्यू वगैरह के बारे में बता दिया, और भी सारी चीज़ें जो थी, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब और मिनिमम डायमीटर मैक्सिमम डायमीटर, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अब हम यहाँ पर जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें थी वो सारी हमने जान ली है। इसके पहले जो वाला वीडियो था उसमें और अभी तक के वीडियो में हमने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को भी हमने समझ गए हैं कि होता क्या है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से अब अपन क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए हमें जितनी भी हमें अमाउंट ऑफ नॉलेज, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट था, वो सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, अब हम कंप्लीट कर लिए हैं, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जान लिया है। अब क्या कर सकते हैं अपन, वन वे स्लैब या टू वे स्लैब को हम डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वन वे स्लैब को डिज़ाइन करना। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वन वे स्लैब स्टार्ट करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे, फिर बाद में अपन देखेंगे टू वे स्लैब के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।